तो आपने न्यूज़ में देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो मैं यहाँ पे आर्टिकल लगा दे रहा हूँ कि हिजबुल्लाह ने भी अब इजराइल के ऊपर अपने रॉकेट से अटैक करना चालू कर दिया है और अब लग रहा है कि इजराइल को प्रॉपर 2 फ्रंट वॉर करना पड़ेगा। आज की ये वीडियो में हम यही समझेंगे कि हिजबुल्लाह का क्या इजराइल के साथ टेंशन है और साथ में देखेंगे कि क्यों यूएसए डाउट कर रहा है कि इजराइल हिजबुल्लाह के सामने वॉर को जीत नहीं पाएगा और उसको हिजबुल्लाह से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हिजबुल्लाह की प्रेजेंस देखिए, ये मैप है आपके सामने। देखिए जो हिजबुल्लाह है वो इजराइल के नॉर्थ में है, यानी कि जो लेबनान है उसके अंदर प्रेजेंट है। ये मैप आपके सामने है और इसमें जो आप एरिया देख रहे हैं जिनको मैंने डिनोट किया है और जो येलोइश एरिया है वो एरिया जो है वो लेबनान का है, लेकिन वो हिजबुल्लाह के कंट्रोल में है। और जो एरिया वाइट कलर का है लेबनान के अंदर, वहाँ पे लेबनानीज गवर्नमेंट का कंट्रोल है। इस मैप से देख के आप समझ सकते हैं कि जो इजराइल का और लेबनान का बॉर्डर है वहाँ पर ही हिजबुल्लाह का कंट्रोल है, जिसकी वजह से इजराइल के ऊपर हमेशा हिजबुल्लाह अपने रॉकेट्स या फिर जो भी उसको अटैक करना रहता है वो कर पाता है। हिजबुल्लाह की थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिजबुल्लाह की स्टार्ट लेबनान में हुई थी और जो लेबनान कंट्री है वहाँ पर 1970s या मिड 70s में यूएसए का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और जिसकी वजह से मॉडर्नाइजेशन भी काफ़ी तेज़ हो गया था लेबनान में। तो वहाँ पर हिजबुल्लाह नाम का ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ और 1982 और 1983 में जो लेबनान की सिविल वॉर हुई उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल रहा हिजबुल्लाह का। हिजबुल्लाह जो है वो एक शिया मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये बात ऑब्वियसली होगी कि ईरान का सपोर्ट है हिजबुल्लाह को। हिजबुल्लाह को ईरान हर तरीके से सपोर्ट करता है, बीट मिलिट्री एड या फाइनेंशियल सपोर्ट सब करता है। बदले में हिजबुल्लाह ईरान के कहने पे इजराइल के ऊपर अटैक करते रहता है। तो अभी अक्टूबर 7 के बाद से इजराइल और हमास का गाजा में कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा है और बीच बीच में जो हिजबुल्लाह है वो इजराइल के ऊपर अटैक करते रहता है, जो कि छोटे मोटे अटैक होते थे, इतने कुछ बड़े अटैक नहीं होते थे। इजराइल आराम से इनको इंटरसेप्ट कर लेता था। लेकिन एक बार इजराइल ने रिस्पॉन्स किया तो इजराइल ने जो हिजबुल्लाह का टॉप लेवल का कमांडर था उसको एक एयर स्ट्राइक में मार दिया। इसके बाद से हिजबुल्लाह ने रिस्पॉन्स किया और उसने 200 रॉकेट्स का एक पूरा बराज इजराइल के ऊपर मार दिया। हालांकि ज़्यादातर के रॉकेट इसमें से जो है वो इंटरसेप्ट हो गए थे, लेकिन काफ़ी बड़ा अटैक किया था इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह ने। लेटर फिर अब इजराइल ने भी अपनी मिलिट्री को रेडी कर दिया है और शायद से मूवमेंट भी स्टार्ट कर दी है अपनी मिलिट्री की अपने नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे। तो ज़्यादातर के नेशन ये बात मान रहे हैं कि अब एक और कॉन्फ्लिक्ट इजराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर पर भी होने वाला है। अब इससे बात करते हैं कि यूएसए क्यों ऐसा बोल रहा है कि इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो हिजबुल्लाह के रॉकेट्स के सामने काम नहीं कर पाएगा इफेक्टिवली, जैसे उसने हमास के रॉकेट के सामने काम किया था। देखिए इसका रीज़न एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रीज़न है कि हिजबुल्लाह की जो अपनी स्ट्रेंथ है वो कितने की है, पहले ये देख लेते हैं। हिजबुल्लाह के अंदर 1 लाख से ज़्यादा सोल्जर्स हैं, जिसमें से 20,000 जो सोल्जर्स है वो फुल टाइम फाइटर्स हैं, यानी कि वो एक प्रॉपर मिलिट्री ट्रेंड सोल्जर्स आप कह सकते हैं उनको। और जो वो सोल्जर्स हैं उनके पास अच्छा खासा ग्राउंड पे वॉर लड़ने का एक्सपीरियंस है। ऐसे जब से हिजबुल्लाह बना है ये वॉर ही लड़ रहा है। सबसे पहले इसने लेबनान में सिविल वॉर लड़ी, उसके बाद में इसकी कुछ प्रेजेंस जो सीरिया के अंदर चल रहा है सिविल वॉर ऑलमोस्ट 2 डिकेड से, उसके अंदर है ही, वहाँ पर भी ये लड़ ही रहे हैं। उसके बाद ये बीच बीच में इजराइल से लड़ते रहते हैं और जब खाली टाइम मिलता है तो अपनी जो लेबनीज गवर्नमेंट है उसके साथ भी लड़ लेते हैं। तो इनके पास काफ़ी अच्छा खासा ग्राउंड पे एक्सपीरियंस है वॉर लड़ने का। और ये 20,000 सोल्जर्स के अलावा एक अच्छा खासा रिजर्व्स में भी सोल्जर रखा है हिजबुल्लाह ने अपने पास। और इसका जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी पूरी फंडिंग ईरान से होती है। ईरान का जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है वो सारा फंडिंग करता है हिजबुल्लाह की डिफेंस की। और हिजबुल्लाह का अपना एक डिफेंस बजट है जो कि $700 मिलियन का है। और एक ऑर्गेनाइजेशन का काम सिर्फ लड़ना ही है, उसके लिए बजट कम नहीं है। ये सारा जो एस्टिमेट मैं बता रहा हूँ आपको ये 2018 के हिसाब से है। पर ये सारी चीज़ें इजराइल के लिए इतनी ज़्यादा फेटल नहीं है। जो सबसे ज़्यादा फेटल इजराइल के लिए चीज़ है वो ये है कि हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक का रॉकेट्स का स्टॉक पाइल है, जिसके अंदर शॉर्ट रेंज के और मिड रेंज के रॉकेट शामिल हैं। अगर इसमें से हिजबुल्लाह ने अपने 10,000 रॉकेट्स भी इजराइल के अंदर बैराज की तरह मारना स्टार्ट कर दिया 1 से 2 हफ्ते के बीच में, तो इजराइल का जो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि आयरन डोम, स्पाइडर डिफेंस सिस्टम, इसके अलावा जो उसकी एयरफोर्स है और जो यूएसए की एयरफोर्स है और यूके की एयरफोर्स है, ये सब मिलकर भी ये सारे रॉकेट्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे। एक अच्छा खासा रॉकेट्स का नंबर इनमें से छूट जाएगा और इजराइल के ऊपर एक बहुत बड़ा डैमेज करके जाएगा। मुझे इससे ये बात भी याद आती है कि लास्ट मंथ ही जो वेस्टर्न नेशंस है उन्होंने यूक्रेन को एक फ्री हैंड दे दिया है कि वो अपने वेपन से, यानी वेस्टर्न नेशन से रशिया के जो सिटीज़ और रशिया का जो मेन लैंड है उसको टारगेट कर सकता है। जिसके रिस्पॉन्स में पुतिन ने बोला था कि वो भी जो वेस्टर्न एडवर्सरीज हैं, यानी कि जो नेशंस हैं वेस्ट में, उनके जो दुश्मन नेशंस हैं या दुश्मन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको वो लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज के मिसाइल दे सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि पुतिन के कहने पे तेहरान ने कुछ अपने मिसाइल्स हिजबुल्लाह को दे दिया हो। अगर ऐसा हुआ होगा तो ये इजराइल के लिए बहुत फेटल होने वाला है। हो सकता है सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाए इजराइल और हिजबुल्लाह के वॉर में कि यूएसए को अपने ट्रूप्स को ग्राउंड पे उतारना पड़े इजराइल के हेल्प के लिए। साथ में ये भी देखने वाली बात है कि इजराइल के पास इतनी बड़ी मिलिट्री है, इतनी स्ट्रॉन्ग और एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, इसके बावजूद भी 9 महीने हो चुके और पूरा गाजा इजराइल के कंट्रोल में आ नहीं पाया अब तक। ना ही हमास के ख़त्म होने का कोई सिग्नल दिख रहा है, जबकि इजराइल ने पूरे गाजा का ब्लॉकेट करके रखा है और जहाँ पे उसको मन कर रहा है और जितना मन कर रहा है उतनी बॉम्बिंग कर रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन फिर भी कोई अभी सिग्नल दिख नहीं रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट शांत होने वाला है। ना ही कोई हॉस्टेज रिलीज की बात हो रही है। और अब तो जो नेतन्याहू है उन्होंने जो अपना वॉर कैबिनेट था उसको भी डिसॉल्व कर दिया है, ऐस कि वो ये बात जानते हैं कि जनरल पब्लिक का क्या सेंटिमेंट है उनको लेकर। जैसे ही इजराइल और हमास का ये वॉर खत्म होगा और इजराइल में इलेक्शंस होंगे, वो पक्का ये इलेक्शन हारने वाले हैं। तो ये बात जानते हैं कि जब तक वॉर चल रहा है तब तक वो एक एटलीस्ट पावर में बने रहेंगे। तो उनके साइड से भी कोई जल्दी नहीं दिखाई जा रही है वॉर को ख़त्म करने के लिए।
पर ये बात देखने वाली बात होगी कि जो इजराइल के अब नॉर्दर्न बॉर्डर पे ये वॉर होने वाला है, इसके लिए इजराइल की फोर्सेस कितनी तैयार हैं। ऐसे कि इजराइल की फोर्सेस बहुत स्ट्रेच होने वाली हैं इसके बाद। आप देख सकते हैं मैप में कि एक वॉर लड़ रहा है इजराइल अपने एकदम साउथ में और दूसरा वॉर उसको लड़ना पड़ रहा है नॉर्थ में। तो नेतन्याहू क्या अपने इतने बड़े आर्मी के स्ट्रेच को संभालने के लिए रेडी हैं, ये देखने वाली बात होगी। साथ में यूएसए के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस वॉर को लेकर, जिससे मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप आई बटन में क्लिक कर सकते हैं। जो बाइडेन ने जो ट्रूस प्लान दिया था इजराइल और हमास को वॉर के लेकर, उसको भी इजराइल ने तो एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन लेटर हमास ने उसको रिजेक्ट कर दिया। कुछ पॉइंट्स को लेकर हमास रेडी नहीं था, इसलिए उसने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। तो आप कह सकते हैं कि बाइडेन भी यहाँ पर फेल होते हुए दिख रहे हैं इस वॉर को शांत करवाने के लिए। इसके बारे में मैंने उस वीडियो में बात की, अगर आपने नहीं देखा तो आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। और एट दी एंड में ये कहना चाहूँगा कि जो ये वॉर चल रही है इजराइल और हमास की, ये जितनी लंबी हो रही है उतना ज़्यादा इजराइल के लिए कॉस्टली और डैमेजिंग होते जा रहा है। इसका रीज़न सिंपल है कि जो सोल्जर्स लड़ रहे हैं आईडीएफ की तरफ से, यानी इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से, वो उनके सोल्जर्स नहीं है, उसमें बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो इजराइल की सिविलियन पॉपुलेशन है उसका है, जिनके पास मिलिट्री ट्रेनिंग तो है, लेकिन वो उनका मेन काम लड़ना नहीं है। उनका काम था इजराइल की इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करने का, जो कि वो कर रहे थे। और अगर आज जो सिविलियन सोल्जर इजराइल का लड़ रहा है गाज़ा में, या फिर फ्यूचर में लड़ेगा हिजबुल्लाह के साथ में उसके नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे, तो वो जो अपना मेन काम यानी कि इजराइल की इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करेगा उसका काम था, वो नहीं कर पा रहा है। और वहाँ पे एक पोजीशन खाली है उसकी। जो डेली कॉस्ट है इस वॉर का इजराइल के लिए, उसको रीएस्टिमेट किया गया और वो फिगर आया $270 मिलियन US, या फिर जो 1 बिलियन जो इजराइल की करेंसी है उसमें इतना कॉस्ट पड़ रहा है इजराइल हमास की वॉर का डेली इजराइल की इकोनॉमी को। और ये सारा कॉस्ट डबल भी हो सकता है अगर ये वॉर हिजबुल्लाह के साथ स्टार्ट हो गई इजराइल की। ऐसे कि इस टाइम पे 18% जो इजराइल की सिविलियन पॉपुलेशन वर्किंग पॉपुलेशन है वो जाके आईडीएफ में सर्व कर रही है। साथ ही में जो ये मिडिल ईस्ट का रीजन है ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका है और अब ये एक और वॉर को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जितना जल्दी और जितना कम एस्केलेट हो ये वॉर, उतना ज़्यादा अच्छा होगा इजराइल के इंटरेस्ट के लिए भी। पर इस टाइम पे जैसे इजराइल बातें कर रहा है और जैसे उसके लीडर्स बातें कर रहे हैं, लग नहीं रहा है कि वो मूड में है वॉर को जल्दी खत्म करने की या फिर डीएस्केलेट करने की। ऐसे कि इजराइल ने फिर से बोला है कि वो हिजबुल्लाह को भी खत्म कर देंगे और जो लेबनान भी है उसकी हालत गाज़ा की तरह वो कर देंगे। तो ये सारी बातों से लग नहीं रहा है कि इजराइल जल्दी वॉर को खत्म करने की मूड में है। अब देखते हैं फ्यूचर में कुछ मेजर डेवलपमेंट होता है तो उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो आ जाएगा चैनल के ऊपर। तो ये था हमारा एनालिसिस इजराइल और हिजबुल्लाह की वॉर के बारे में और यूएस की कंसर्न के बारे में। वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, साथ में वीडियो के बारे में थॉट्स को कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में अगर आपको हमारे बाकी जियो पॉलिटिक्स रिलेटेड वीडियोस को देखना है तो आप इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी हिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके या फिर जो हमारी चैनल का पेज है उस पर जाकर देख सकते हैं। स्टे कंटेंट फॉर वीकली जियो पॉलिटिक्स रिलेटेड वीडियोज़।